बहू ने बनाया पानी से चलने वाला ट्रैक्टर, लेकिन ससुर ने गुस्से में तोड़ दिया उसका सपना। फिर जो हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। हमारे समाज में सदियों से एक खोखली परंपरा चली आ रही है कि औरतों की जगह केवल घर की चारदीवारी और चूल्हे चौके तक ही सीमित है। एक पुरुष को लगता है कि दुनिया बदलने वाला दिमाग केवल उसी के पास है, और अगर कोई औरत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई नई खोज कर दे तो वह पुरुष के अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट बन जाती है। हम लड़कियों को पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी डिग्रियों को संदूक में बंद करके उन्हें केवल बहू बना देते हैं। लेकिन क्या प्रतिभा और हुनर को किसी चारदीवारी में कैद किया जा सकता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही अद्भुत और प्रतिभाशाली बहू की है, जिसने अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए अपनी शिक्षा का ऐसा इस्तेमाल किया कि उसने विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। लेकिन जब उस बहू के अड़ियल ससुर ने अपने अहंकार में अंधी होकर उस बहू के सपनों को लाठी से चकनाचूर कर दिया, तो उस राख से जो चिंगारी उठी, उसने पूरे समाज की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। सूरजगढ़ नाम का एक बहुत ही बड़ा और खेती किसानी पर निर्भर रहने वाला गांव हुआ करता था। इसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक बहुत ही पुराना, अड़ियल और कठोर विचारों वाला किसान रहता था। राम प्रसाद का मानना था कि घर की औरतों को घूंघट में रहना चाहिए और उनका काम सिर्फ मर्दों के लिए खाना बनाना और घर संभालना है। राम प्रसाद का एक बेटा था, विनायक। विनायक स्वभाव से बहुत ही सीधा और अपने पिता के खौफ में दबकर रहने वाला नौजवान था। विनायक का विवाह सुजाता नाम की एक बहुत ही संस्कारी और खूबसूरत लड़की से हुआ था। सुजाता दिखने में जितनी साधारण थी, उसका दिमाग उतना ही असाधारण था। शादी से पहले सुजाता ने शहर के एक बड़े कॉलेज से विज्ञान, भौतिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह हमेशा से नई नई मशीनें और यंत्र बनाने का शौक रखती थी। लेकिन पिता के अचानक देहांत के बाद गरीबी के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उसकी शादी राम प्रसाद के घर कर दी गई। सूरजगढ़ आकर सुजाता की वो सारी डिग्रियां और उसके वो सारे वैज्ञानिक सपने एक पुराने लोहे के संदूक में दफन हो गए। वह दिन भर गाय का गोबर उठाती, रोटियां बेलती और राम प्रसाद के ताने सुनती थी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, लेकिन सूरजगढ़ पर अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव में लगातार 2 साल से भयंकर सूखा पड़ा था। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। ऊपर से डीजल और पेट्रोल के दाम इतने आसमान छूने लगे थे कि गरीब किसानों के लिए ट्रैक्टर चलाना असंभव हो गया था। राम प्रसाद का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं था। उनके खेत सूख कर पत्थर हो चुके थे। उनका पुराना लाल ट्रैक्टर आंगन में खड़ा खड़ा जंग खा रहा था, क्योंकि उसमें डालने के लिए डीजल खरीदने के पैसे नहीं थे। राम प्रसाद ने गांव के सबसे लालची और क्रूर साहूकार सेठ गिरधारी से अपनी जमीन के कागज गिरवी रखकर भारी कर्ज ले लिया था। लेकिन जब फसल ही नहीं हुई, तो कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक सुबह सेठ गिरधारी अपने कुछ लठैतों के साथ राम प्रसाद के आंगन में आ धमका। सेठ गिरधारी ने अपना भारी जूता राम प्रसाद की खाट पर रखते हुए गरज कर कहा, सुन ले राम प्रसाद, तेरे कर्ज का ब्याज अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। या तो कल शाम तक मेरे 2 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दे, या फिर अपनी ये जमीन और ये घर खाली कर दे, वरना मैं तुझे और तेरे बेटे को इसी आंगन में जिंदा गाड़ दूंगा। यह धमकी सुनकर रामप्रसाद और विनायक के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामप्रसाद अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता रसोई के दरवाजे से यह सब देख रही थी। अपने परिवार को इस तरह टूटते और रोते हुए देखकर उसका दिल तड़प उठा। सुजाता जानती थी कि अगर उनका वो पुराना ट्रैक्टर चल पड़े, तो वे कुएं से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचा सकते हैं और सूखी फसल को बचाकर सेठ का कर्ज चुका सकते हैं। लेकिन समस्या वो महंगा डीजल था। उसी रात सुजाता के उस वैज्ञानिक दिमाग ने एक बहुत ही असंभव और ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने अपनी पुरानी विज्ञान की किताबें निकालीं और उन्हें पढ़ना शुरू किया। सुजाता को याद आया कि पानी के भीतर दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर एक विशेष तकनीक, विद्युत अपघटन, का इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन गैस को अलग कर लिया जाए, तो वह गैस डीजल से भी ज्यादा ताकतवर ईंधन का काम कर सकती है।
सुजाता ने तय किया कि वह अपने उस खटारा ट्रैक्टर को महंगे डीजल से नहीं, बल्कि कुएं के साधारण पानी से चलाकर दिखाएगी। अगले दिन से सुजाता का खामोश संघर्ष शुरू हो गया। वह दिन भर घर का सारा काम करती, लेकिन रात को जब पूरा गांव और राम प्रसाद गहरी नींद में सो जाते, तो सुजाता चुपके से उठकर घर के पीछे बनी पुरानी गौशाला में चली जाती। उसने कबाड़ में पड़ा हुआ एक पुराना लोहे का कुकर, कुछ तांबे के तार, ट्रैक्टर की पुरानी बैटरी और कुछ टूटे हुए पुर्जे इकट्ठा किए। रातों की नींद हराम करके, अपने हाथों को लोहे के तारों से छलनी करके, सुजाता ने उस पुरानी गौशाला को एक प्रयोगशाला में बदल दिया। कई बार उसे नाकामी मिली। कभी तार जल जाते, तो कभी कुकर से गैस रिसने लगती। लेकिन सुजाता ने हार नहीं मानी। लगातार 15 रातों की अथक और गुप्त तपस्या के बाद आखिरकार सुजाता ने वो चमत्कार कर दिखाया। उसने एक ऐसा छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली यंत्र बना लिया, जो पानी को सोखकर उसे सीधे एक ज्वलनशील गैस, ईंधन, में बदल सकता था और ट्रैक्टर के इंजन को चला सकता था। अगली सुबह सुजाता की आंखों में जीत की एक बहुत बड़ी चमक थी। उसने वो भारी यंत्र उठाया और उसे लेकर सीधा अपने आंगन में आई, जहां राम प्रसाद उदास बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। विनायक भी वहीं खड़ा था। सुजाता ने वो यंत्र राम प्रसाद के सामने रखते हुए बहुत ही उत्साह और उम्मीद के साथ कहा, पिताजी, आपको अब सेठ गिरधारी के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी विज्ञान की पढ़ाई से एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसे अगर हम ट्रैक्टर के इंजन से जोड़ दें, तो हमारा ट्रैक्टर अब उस महंगे डीजल का मोहताज नहीं रहेगा। वह सिर्फ हमारे कुएं के पानी से चलेगा। हम अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, पिताजी। राम प्रसाद ने पहले उस अजीबोगरीब लोहे के यंत्र को देखा और फिर सुजाता की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में खुशी के बजाय एक भयंकर क्रोध और पुरुषवादी अहंकार भड़क उठा। एक औरत जो उसके घर की रसोई संभालती है, वह आज उसे किसानी और मशीनें सिखाने आई थी। यह राम प्रसाद के अड़ियल और घमंडी दिमाग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। राम प्रसाद अपनी जगह से उठा और उसने आग बबूला होते हुए चिल्लाकर कहा, तेरी ये हिम्मत कि तू औरत होकर मुझे किसानी सिखाएगी? ये क्या लोहे का कबाड़ उठाकर मेरे आंगन में ले आई है? पानी से कभी आग जलती है क्या जो ट्रैक्टर चलेगा? तूने अपनी उस सड़ी हुई डिग्रियों का जादू टोना मेरे घर में शुरू कर दिया। तेरी जगह सिर्फ चूल्हे की राख तक है। तू मुझे और मेरे बेटे को पागल समझती है। सुजाता ने हाथ जोड़ते हुए रोकर कहा, पिताजी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। बस एक बार मुझे इसे ट्रैक्टर में लगाकर आपको दिखाने दीजिए। हमारा परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके राम प्रसाद ने सुजाता की एक न सुनी। उसने पास में रखी हुई एक भारी और मोटी लाठी उठाई और पूरी ताकत से सुजाता के उस यंत्र पर दे मारी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और सुजाता की 15 रातों की मेहनत, उसके हाथ के छालों का पसीना और उसके वो सारे सपने उस लाठी के प्रहार से टूटकर आंगन में बिखर गए। कुकर पिचक गया और तांबे के तार टूट गए। राम प्रसाद ने गरजते हुए कहा, आज के बाद अगर तूने इस कबाड़ को हाथ भी लगाया, तो मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। जा जाकर रसोई में बर्तन मांज। विनायक चुपचाप सिर झुकाए यह सब तमाशा देखता रहा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी का साथ दे सके। सुजाता जमीन पर बैठे अपने उस टूटे हुए यंत्र को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। उसका रोम उस अपमान और अपने पिता समान ससुर की क्रूरता पर चीख रहा था। उस रात सुजाता ने खाना नहीं खाया। वह अपने कमरे के अंधेरे में बैठी खून के आंसू रो रही थी। तभी दरवाजा खुला और विनायक कमरे के अंदर आया। विनायक के हाथ में एक छोटा सा लाल कपड़ा था। विनायक ने रोते हुए वो कपड़ा सुजाता के हाथों में रख दिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दे सुजाता। मैं एक बहुत ही कमजोर और डरपोक पति हूं। मैं पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मैं तेरी आंखों की सच्चाई को समझता हूं। ये मेरी मां के आखिरी गहने हैं, जिन्हें मैंने पिताजी से छिपा कर रखा था। कल सुबह शहर में राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कृषि विज्ञान मेला, एग्रीकल्चर साइंस फेयर, लगने वाला है। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां आ रहे हैं। तू इन गहनों को बेच दे और अपना वो यंत्र फिर से बना। मुझे तुझ पर और तेरी उस पढ़ाई पर पूरा भरोसा है।
अपने पति का यह साथ देखकर सुजाता के भीतर की वो बुझी हुई आग फिर से एक ज्वालामुखी बनकर भड़क उठी। उसने अपने आंसू पोंछे। उसी रात सुजाता और विनायक शहर गए, गहने बेचे और सारा नया और मजबूत सामान लेकर आए। सुजाता ने बिना एक पल सोए अपनी दोगुनी ताकत और दोगुनी बुद्धि के साथ उस यंत्र को फिर से बनाना शुरू किया। भोर होने तक उसने उस पानी से चलने वाले यंत्र को पहले से भी ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित तरीके से तैयार कर लिया। विनायक की मदद से उसने चुपचाप उस यंत्र को आंगन में खड़ी उस पुराने ट्रैक्टर के इंजन से जोड़ दिया। सुबह का सूरज निकल चुका था। राम प्रसाद अभी भी खटिया पर सो रहा था। तभी अचानक आंगन में एक बहुत ही भारी और तेज इंजन की गर्जना गूंजी। ट्रैक्टर चालू हो चुका था। राम प्रसाद हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि सुजाता ट्रैक्टर की चालक सीट, ड्राइविंग सीट पर बैठी है और ट्रैक्टर का इंजन बिना किसी डीजल के पूरी ताकत से दहाड़ रहा है। ट्रैक्टर के साइलेंसर से कोई काला धुआं नहीं, बल्कि पानी की हल्की भाप निकल रही थी। राम प्रसाद ने चीखते हुए कहा, यह क्या पागलपन है? तू इस ट्रैक्टर को कहाँ ले जा रही है? लेकिन सुजाता ने राम प्रसाद की तरफ नहीं देखा। उसने गियर बदला और वह भारी ट्रैक्टर सूरजगढ़ गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाता हुआ सीधा शहर के उस कृषि विज्ञान मेले की तरफ दौड़ पड़ा। राम प्रसाद भी गुस्से में विनायक के साथ एक दूसरी गाड़ी पकड़कर उस मेले की तरफ भागा ताकि सुजाता को रोक सके। शहर का वह मेला खचाखच भरा हुआ था। मंच पर जिले के अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर बैठे हुए थे। तभी सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ एक पुराना लाल ट्रैक्टर मेले के मैदान के बीचों बीच आकर रुका। उस ट्रैक्टर को एक साधारण सी सूती साड़ी पहने हुई एक औरत चला रही थी। पूरे मेले में सन्नाटा छा गया। लोग उस औरत का मजाक उड़ाने लगे। राम प्रसाद भी हाफते हुए वहां पहुंच गया था। राम प्रसाद ने मंच की तरफ हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, माफ कीजिएगा साहब, ये मेरी पागल बहू है। इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी इसे यहां से ले जाता हूं। लेकिन सुजाता ने ट्रैक्टर बंद नहीं किया। वह ट्रैक्टर से नीचे उतरी। उसने एक बाल्टी साफ पानी लिया और मंच की तरफ देखते हुए उस पानी को ट्रैक्टर से जुड़े हुए उस विशेष यंत्र में डाल दिया। सुजाता ने एक बहुत ही बुलंद और निडर आवाज में मंच पर बैठे डॉक्टर प्रभाकर से कहा, सर, मैं कोई पागल औरत नहीं हूं। मैंने इस देश के गरीब किसानों के लिए एक ऐसा यंत्र इजाद किया है जो इस ट्रैक्टर को दुनिया के किसी भी महंगे ईंधन से नहीं, बल्कि सिर्फ इस साधारण पानी से चला सकता है। कृपया आप स्वयं इसकी जांच करें। यह सुनते ही डॉक्टर प्रभाकर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। वे अपनी वैज्ञानिकों की टीम के साथ तुरंत उस ट्रैक्टर के पास आए। जब उन्होंने उस सुजाता के बनाए हुए यंत्र को खोलकर देखा और उसके इंजन के काम करने के तरीके, मैकेनिज्म की जांच की, तो उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉ प्रभाकर ने कांपते हुए हाथों से सुजाता का वो यंत्र छुआ और मंच से लगे माइक पर एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे राज्य की धरती को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर प्रभाकर ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह कोई मजाक या चमत्कार नहीं है। यह शुद्ध और उच्च स्तर का विज्ञान है। इस बेटी ने अपनी सीमित चीजों के साथ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस का एक ऐसा सुरक्षित और अचूक मॉडल तैयार कर दिया है जिसे बनाने में बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक भी नाकाम रहे हैं। आज इस बेटी ने देश के करोड़ों गरीब किसानों की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल लिया है। यह सुनते ही पूरे मेले के मैदान में तालियों की ऐसी कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी कि आसमान भी कांप उठा। राज्य के कृषि मंत्री खुद मंच से नीचे उतरे और उन्होंने सुजाता को सम्मान के साथ मंच पर बुलाया। उसी वक्त सरकार की तरफ से सुजाता को इस ऐतिहासिक खोज के लिए पूरे 20 लाख रुपए का नकद इनाम और इस यंत्र के पेटेंट का सरकारी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया गया। जिस औरत को कुछ घंटे पहले उसका ससुर एक नाकारा और पागल समझ रहा था, आज वह पूरे देश के अखबारों और टीवी की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। राम प्रसाद, जो भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था, उसका सारा पुरुषवादी अहंकार, उसका सारा अडियलपन और उसका गुरूर आज मिट्टी में मिल चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने झूठे घमंड में अपने ही घर में मौजूद एक साक्षात देवी और एक कोहिनूर को लाठियों से पीटा था। राम प्रसाद रोते हुए भीड़ को चीरकर मंच के पास आया। वह फूट फूट कर रो रहा था।
उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपनी उसी बहू सुजाता के पैरों में अपना सिर रख दिया। राम प्रसाद ने बिलखते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे बहुत बड़ी सजा दे दे। मेरे अज्ञान और मेरे इस खोखले अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैं सोचता था कि औरतें सिर्फ रोटियां बेल सकती हैं, लेकिन आज तूने इस बूढ़े बाप को दिखा दिया कि एक औरत चाहे तो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है। मैं तेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। सुजाता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने ससुर को उठाया और उनके गले लग गई। सुजाता ने नम आंखों से कहा, पिताजी, आप मेरे पिता समान हैं। आपकी माफी ने मेरे उस टूटे हुए यंत्र के सारे घाव भर दिए हैं। मेरी ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इस परिवार की जीत है। अब हमें उस साहूकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। विनायक भी अपनी पत्नी की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व से रो रहा था। उस दिन के बाद सूरजगढ़ गांव की तस्वीर बदल गई। सुजाता के उस यंत्र ने पूरे देश के किसानों को आबाद कर दिया और राम प्रसाद ने उस दिन के बाद कभी किसी औरत को नीचा दिखाने की भूल नहीं की। दोस्तों, प्रतिभा, बुद्धि और विज्ञान किसी जेंडर, लिंग या किसी रुतबे के मोहताज नहीं होते। जब आप किसी लड़की को शिक्षा देते हैं, तो आप केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को सशक्त बनाते हैं। महिलाओं को कमजोर समझना या उन्हें सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित रखना इस समाज की सबसे बड़ी मूर्खता है। सुजाता ने यह साबित कर दिया कि जिस हाथ में चूड़ियां होती हैं, वो हाथ अगर ठान ले तो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। अगर आपको सुजाता का यह शानदार हुनर और उसका यह अदम्य साहस पसंद आया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और घर की हर बेटी के साथ जरूर साझा करें। उन्हें एहसास कराएं कि उनके भीतर दुनिया बदलने की ताकत है। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए महिलाओं का सम्मान करें, उनकी शिक्षा का समर्थन करें और जीवन में हमेशा नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार।